তো এটা डिबेट चलছে आउटसाइडर इनसाइडर और ये अदराइजेशन जो चल रहा है, अदरिंग अदरिंग अदरिंग, तो भाई यहीं के पैदाइश हुई है, यहीं पैदा हुए हैं, 4-5 जनरेशन्स के लोग यहीं पे दफनाए गए हैं, तो कहाँ जाएंगे? आप देख लीजिए, देश की आज़ादी के लिए सब कौम में ने इक्वली पार्ट लिया, हिस्सेदार बने, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं देश के लिए। तो अभी ये जो चल रहा है, गो टू पाकिस्तान, गो टू बांग्लादेश, गो टू चाइना, गो हियर दे गो दे, भाई क्यों जाएंगे? यही घर है, यही हिंदुस्तान है, यही देश है, यही मुल्क है, यहीं पे जो है पूर्वज यहीं पे दफनाए गए हैं। कौन होता है जो बोलेगा यहाँ जाओ या वहाँ जाओ? মির্জা গালিব অনেকদিন আগে লিখেছিলেন হাজারো খোয়াইশি ऐसीর কথা। আর আমরা আজকে যে মানুষটার সাথে কথা বলবো সেখানে কিন্তু সেই হাজারো খোয়াইশের ব্যাপারটা আসবে এবং ভয়ঙ্করভাবে আমরা ভারতবর্ষের বামপন্থা এবং তার নানা রূপ নিয়ে আজকে কথা বলবো। সুতরাং আপনাকে স্বাগতম। নমস্কার, আমি সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। প্রথম যেটা জায়গা যে নাসিরউদ্দিন শাহের সঙ্গে তো আপনাদের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আপনার এই যে আপনি নির্বাচনে দাঁড়ালেন, নাসিরউদ্দিন শাহ কি বললেন? ঠিক আছে, আমাকে অনেক अभिनंदन जो है उनने मुझे विशेष भेजे हैं। और हाँ, तो निर्वाचन में तो ये मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं यूज़ करी कि फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, नहीं है। हम लोग नीतियों पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों का क्या विजन है बालीगंज पे, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बार बार अनाउंस करके फैमिली बैकग्राउंडेर কথা বলছি না, আমি বলি নাসিরউদ্দিন শাহ মানে কিন্তু শুধু ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড। হ্যাঁ, वो तो আমার বাবার ছোট ভাই নাসিরউদ্দিন শাহ। লেফট ইডিওলজির সম্পর্ক আছে। তিনি আপনার নির্বাচনে দাঁড়ানোটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করলেন বা আজকের পরিস্থিতিটাকে কি বললেন? तो ही इज़ हैप्पी फॉर माई कैंडिडेचर, मैसेज भेजा है और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। सो বালিগঞ্জের ব্যাটল গ্রাউন্ডে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কোন জায়গা থেকে আসছে? বাবুল সুপ্রিয়র দিক থেকে আসছে না কেয়া চক্রবর্তীর দিক থেকে আসছে? সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কি আসছে? दोनों ही बड़ो चैलेंज। आई विल नॉट से कि ये कम है या ये बड़ा है, दोनों ही में हर कॉन्टेस्टेंट अभी एक चैलेंज है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा ये देखने का कि बालीगंज के वोटर्स को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि एक तरफा वोटिंग चल रही थी, आप देख लीजिए थोड़े इतिहास में जाके, क्योंकि जनता के मन में ये डर था कि बीजेपी से बचना है तो तृणमूल को वोट देना होगा। तो अभी तक तो इलेक्शंस में एक तरफा वोटिंग चल रही थी, बहुत पोलराइज हम लोग चुनाव देख रहे थे। तो आशा करती हूँ कि इस टाइम जो है थोड़ा बदलाव आएगा। যেটা বলা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপির একটা স্যালাব এসছে, একটা লাহার, যে লাহারটা ভীষণভাবে ধর্মকেন্দ্রিক। আবার আমরা দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে লেফটরা একটু একটু করে উঠছে, এবং তার সাথে আরেকটা বিষয়ও দেখছি যে বাবুল সুপ্রিয়র মতো রাজনীতিক, যিনি গতবারের নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে গান তৈরি করেছিলেন, তাকে আবার তৃণমূল একটা জায়গা দিয়ে দিয়েছে। তাহলে সার্বিকভাবে কি আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতির টোনটা কি আরএসএসই সেট করে দিচ্ছে? মানে আরএসএস থেকে যারা জনগণ দ্বারা রিজেক্টেড হলেন গত নির্বাচনে, তারা আজকে একটা ভালো চান্স পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে কি সার্বিকভাবে ভারতীয় রাজনীতির টোনটা এখন আরএসএস ঠিক করে দিচ্ছে? এটা নিয়ে সায়রা শাহ আলিম কি ভাবছে? ऐसे ही लग रहा है कि दोनों कैंडिडेट्स ही बीजेपी की तरफ से हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट तो हाल में बीजेपी से ही उतर कर आए। तो क्या सोच रखते हैं, क्या आइडियोलॉजी है, तो आमी तो एटा जानी ना। तो हमार आइडियोलॉजी शॉप थे के बड़ो, आई फील कि हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, तो हम सबको लेके चलना चाह रहे हैं। सांप्रदायिकता का कोई शासन नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई करेगा नहीं। नीति पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे, नीतियों पे राजनीति होगी, और इक्विटी बेस एक वर्ल्ड है, और हमारी जो पार्टी है वो वर्किंग क्लास कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई है, गरीबों के साथ खड़ी हुई है, और जो एकदम जो बैकवर्ड क्लासेस है, हमारा आदर्श ये है कि हम उनको थोड़ा कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, कैसे उनको थोड़ा ऊपर करें। একটা অদ্ভুত জায়গায় সায়রা শাহ আলিম আমাদের নিয়ে এলেন এবং এখান থেকে একটা প্রশ্ন এসে যায়। উনি ভীষণভাবে
অপ্রেসড মানুষের কথা বললেন, ওয়ার্কিং ক্লাসের মানুষের কথা বললেন, বেশি বছর আগের নয়, এই কয়েক বছর আগেই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের নয়নের মণি ছিল এবং কল দেওয়া হতো চোখের মণির মতো যত্ন করতে হবে সরকারকে। কিন্তু সেই বামফ্রন্ট আমলেই দেখেছি, মানে বিভিন্ন রিপোর্ট বলতো পিএফের টাকা মারায় পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে আগে ছিল। ইভেন কি সাচার কমিটির যে রিপোর্ট, সেখানে দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে গুজরাটের মতো জায়গা, যেখানে হিন্দুস্তান ল্যাবরেটরি গুজরাট ও মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়েছিল। তাহলে এই ব্যর্থতা কি আজও আপনাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে? মানে বামফ্রন্ট আর লেফটিজম দুটো কি এক বিষয়, নাকি বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এই নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরে শায়রা শাহ আলিমকে ভয়ঙ্করভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে? देखिए, बाम फ्रंट एंड लेफ्टिज्म एक टू इट्स सी बाम फ्रंट पार्टी दैट इज ऑफिशियल पार्टी सरकार, तो सरकार ভালো কাজই করেছে। আপনি ये पास में अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए जितना डेवलपमेंट्स हुआ है, फ्लाईओवर से लेके जो इंडस्ट्रीज़ है वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी लेकर आए थे। जो जितना काम है, जितना आईटी इंडस्ट्रीज़ है, आप विप्रो देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, मॉल्स देख लीजिए, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट, ये सब 2001 टू ऐसे स्टार्ट हो गया था। और बाकी जब टीएमसी आई तो उनने टेक ओवर किया जो उनका ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था। फिर I'm not talking about flyovers and others. Yeah. I'm talking about the development of toiling masses, development of class workers. So Buddhadev Bhattacharya tried to make a bridge between the working class and the industries. Is a very challenging job to do, to come to a meeting ground. तो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी करा गया कि वो वर्किंग क्लास के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, अगर बंगाल में इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी तो फिर लोगों की डेवलपमेंट कैसे होएगी, जॉब्स कैसे होंगे? तो अभी जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो एक तरह से इवॉल्व, आई वॉन्ट से समझौता कर लिए, आई विल से एक इवॉल्व हुई है, क्योंकि इवॉल्व करके ही थोड़ा बदलाव आता है। उनकी सोच में भी ये समझ में आ गया है कि लोग जो है एक एस्पिरेशनल ज़िंदगी चाह रहे हैं, उनको वो पास जैसे हुआ वो नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं यहाँ पे यूथ जो बंगाल से निकल गए हैं वो वापस आए बंगाल में। दे शुड लुक एट ईस्टवर्ड्स, कि वो ईस्टवर्ड्स देखें कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। यहाँ पे जो है उनको ब्रेन ड्रेन जैसे हो रहा था, बेंगलोर चले गए थे बहुत लोग गुड़गांव चले गए थे, वैसे ये लोग वापस आ जाएं। इट वॉज नोन एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन धीरे धीरे आई अग्री विद यू दैट थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री चला गया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ दी स्ट्राइक मूवमेंट्स एंड यू नो दिस होल थिंग, सो अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज वेंट आउट। लेकिन अभी वो बदल रहा है। वो স্ট্রাইকের জন্য ইন্ডাস্ট্রি গিয়েছিল, কেননা আমরা দেখছি যেরকম ভুল একটা কথা বলা হয় যে স্ট্রাইকের জন্য নাকি ইন্ডাস্ট্রি গিয়েছিল। আমরা যদি সেই দিনেরও পরিসংখ্যান দেখি, যে সেই অর্থে কিছু স্ট্রাইক হয়েছিল 60-70 দশকে, কিন্তু স্ট্রাইকের জন্য বোধহয় ইন্ডাস্ট্রি গিয়েছিল, এটা কি খুব সরলীকরণ হয়ে যাচ্ছে না? বা বামফ্রন্টের লেফট উইং সিটুকে একভাবে আক্রমণ হয়ে যাচ্ছে না? স্ট্রাইকের জন্য কি ইন্ডাস্ট্রি যায় আদেও? टाटा नैनो, আপনি জানেন टाटा नैनो অনেক বড় प्रोजेक्ट ছিল, तो वो कौन स्ट्राइक पे था? वो ऑपोजिशन तब थी ममता बनर्जी, लेकिन बहुत बड़ी एक एम्प्लॉयमेंट दे देता अगर ये टाटा नैनो प्लान था। लेकिन वो गिफ्ट किया गया गुजरात को, बिकॉज गुजरात ने वेलकम किया टाटा नैनो प्लांट को ओपन आर्म से। I'm not talking about Tata Nano. I'm talking about the leftist movement. Yeah. People are saying that due to leftist trade unionism, all the industrialization wiped out. See, now everybody calls themselves socialists. Even TMC से they will not say हम लोग लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वर्किंग क्लास के लिए तो हर पार्टी खड़ी हुई है ना। तो ये वर्किंग पीपल के राइट्स क्यों छीने जाएंगे? वर्किंग राइट्स होने चाहिए वर्कर्स के लिए, बट या दे हैज़ टू बी डिसिप्लिन, दे हैज़ टू बी इंडस्ट्री ग्रोथ होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा समय यू नो स्ट्राइक पे लोग हैं तो ऐसे इंडस्ट्री नहीं होगी। तो अभी बहुत हालात बदल गए हैं, नीतियाँ बदल गई हैं, तो वर्किंग क्लास के साथ भी पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन आप देखेंगे इतना जो ग्रोथ हुआ है वो कौन इनिशिएटिव लिया था? वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो CPIM थी पावर में, वो लोग इनिशिएटिव लिए थे, वो लोग इंडस्ट्रीज़ को बुलाए थे बंगाल में, तभी थोड़ा थोड़ा जाके डेवलपमेंट हुआ। और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, आई थिंक एनी वन हु इज़ एजुकेटेड बाय हार्ट इज़ अ लेफ्टिस्ट, वेदर यू अग्री और यू डोंट अग्री। एनीबडी हु इज़ प्रोग्रेसिव liberal is a leftist. I mean, whatever name you can give, आप जा नाम अपनी you know you give, लेकिन अंदर से तो आदमी का अगर दिल है, अगर फील करता है डिप्राइव सेक्शंस के लिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, वो ही लेफ्टिस्ट होता है।
সায়রা আমাদের একটা অদ্ভুত ডিবেটের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, এবং সেই ডিবেটের জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি একটা কথা বললেন যে টিএমসিও নিজেকে সোশ্যালিস্ট বলে দাবি করে। এবং আজকে আমরা দেখছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্কিমগুলো, একদিকে ভারত রাষ্ট্র যখন বলছে সে মানে মানুষকে ন্যূনতম টাকা দেবে না, একের পর এক যখন লকডাউন চলছিল সেই সময় ভারত রাষ্ট্র মানে বিজেপি সরকার শ্রম আইনগুলো সংশোধন করলো। আবার মমতা ব্যানার্জি কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলো করার ফলে আমরা দেখলাম একটা জিনিস তৈরি হলো যে অনেকেই বলছেন তাত্ত্বিকদের একটা অংশ, যে আগে যেমন বাংলা থেকে একটা বড় পরিমাণে শিশু মানে কি বলবো কন্যাদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো, নারী পাচার হতো, সেটা একটু কমেছে। তাহলে কোন জায়গা থেকে আপনি এই মমতা ব্যানার্জির যে এই বিষয়গুলো রয়েছে, এই একটা জনমুখী প্রকল্পের বিষয়গুলো রয়েছে, কোন জায়গা থেকে এগুলোকে আপনি অপোজ করছেন? এগুলো তো এক ধরনের লেফটিজমের ব্যাপারই বলে জনগণ মনে করছে। तो सी अभी बहुत सालों में मैंने कुछ ममता बनर्जी जी का कुछ ऐसा कुछ विरोध नहीं किया है। मैं ज़्यादातर तो बीजेपी का ही विरोध करी थी उनकी नीतियों पे, उनकी पॉलिसी में। लेकिन वन थिंग दैट आई एम अपोजिंग इज़ जो एक हिंसा की जो राजनीति जो लहर चल रही है। अभी कल ही आपने इंसिडेंट देखा ये, हाँ, तो वो देख लीजिए 11-12 लोग को द बॉडीज़ वर चार्ड टू डेथ। और ये जब भी चुनाव होता है बहुत हिंसा होती है, चाहे पंचायत राज इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, बहुत राज्य में यहाँ पे हिंसा की घटना होती है। ये सब बंद होना चाहिए एंड आई थिंक इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एकदम टाइट रहना चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं घटे। सो दिस इज़ वन थिंग, रेस्ट आई विल स्पीक लेटर, बट दिस इज़ वन थिंग दैट नीड्स क्रिटिसिज्म, कि ये एकदम क्रिटिसाइज और इस पे क्रिटिकल रहना है। বালিগঞ্জে যদি আপনি যেতেন তাহলে বালিগঞ্জের জন্যে সাধারণ যে মানুষের জন্যে তিনটে কাজ কি করবেন যেটা আপনার মনে হয় সবচেয়ে বেশি জরুরি? सो प्रथम एक ये है कि मैंने बोला जैसे एजुकेशन जो सफ़र किया है बच्चों का, गेटिंग देम बैक टू द क्लासरूम्स। देन सेकंड इज़ गेटिंग देयर जॉब्स। এখানে একটা কথা বলি, হ্যাঁ, যতটুকুনি আমি জানি এই যে বাচ্চাদের যে স্কুল থেকে তারা চলে গেল, যেতে বাধ্য হলো, সেটা কিন্তু যেতে বাধ্য হলো কেননা একটা ইকোনমির জায়গায় চলে এলো। মানে যে যখনই এডুকেশনটা ভার্চুয়াল হয়ে গেল, দামি নেট, হ্যাঁ, দামি ল্যাপটপ ছাড়া ওই এডুকেশনটা নেওয়া যাবে না। এবার ধরুন নট পসিবল। এবার ধরুন যে লোকটা ভ্যান চালায় এবং ধর্মগতভাবে যে মুসলমান এবং ধর্মগতভাবে যে দলিত, তার ছেলের পক্ষে ওই ল্যাপটপ কেনাটা তার বাবার পক্ষেও একটা স্বপ্ন। আমাকে নিজে একটা বাচ্চা ছেলে বলছিল যে সে পাশের বাড়ির একজনের একটা মোবাইল নিয়ে আসে, কিন্তু যে ডেটাটা ভরতে পারে সেই ডেটা দিয়ে তার কাজটা হয় না। তাহলে কিভাবে আপনি ফেরাবেন? এদেরকে যদি ফেরাতে হয় তাহলে তাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা করতে হবে। সেই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের প্ল্যানটা কি আপনার? इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, जैसे एमएलए का जो फंड होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि जो यहाँ की जो जॉब्स है उनको क्रिएट करना। वी नीड टू स्पीक टू द स्टेक होल्डर्स ताकि जॉब्स क्रिएट हो। बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनको ये जॉब्स दिलाए जाए, बिकॉज बहुत ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। लोग कलकत्ता शहर छोड़ के अलग शहरों में बेंगलोर चले जा रहे हैं, दिल्ली चले जा रहे हैं, तो यहाँ का बेस्ट ऑफ ब्रेन्स जो है वो जा रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? यहीं पे आ जाना चाहिए। और बच्चे भी जो एजुकेशन जो स्ट्रीम से निकल गए हैं पैंडमिक में, उनको भी वापस लेके आना है, यू नो, बिकॉज दे हैव बीन लॉट ऑफ ड्रॉप आउट्स। तो ये जो ड्रॉप आउट्स कर गए हैं ये बच्चे, उनको भी वापस लेके आना। ये प्रायोरिटी रहेगी कि आइडेंटिफाइंग कि कौन कौन यहाँ पे जो है ड्रॉप आउट करा है एंड गेटिंग देम बैक इन द एजुकेशनल स्ट्रीम। ওয়েল, হ্যাঁ, এবার সায়রার সাথে আরেকটা বিষয়ে যাবো, কেননা সায়রা নিজেও একজন খুব ভালো স্পিকার। টেড টক্সে উনি বলেন, টেডেক্স টক্সে উনি কথা বলেন এবং ইন্ডিয়া টুডেতে উনি নিয়মিত কালাম লেখেন। একটা কথা, যে ভারতবর্ষে তো নানা ধরনের আমরা বড় বড় স্পিকারকে দেখেছি, অরুণা আসাফ আলী থেকে আরম্ভ করে একভাবে যদি দেখা যায় যে আপনাদের দলেরই সম্পাদক, মানে আমি নিজে তার খুব মানে রাজনীতিগতভাবে বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু নিজে তার খুব ভালো লাগে যে তার লেখা সীতারাম ইয়েচুরি, ভাইব্রেন্ট স্পিকার। যখন আপনি কোনো একটা বিষয়ে স্পিকিং করেন তখন কি কখনো কখনো মনে হয় না যে ভারতবর্ষের সমস্ত লেফট ইন্টেলেকচুয়ালসরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেফট, কিন্তু জনগণ রাইট, হয়তো
কথার কথা বলছি, ভুলভাবে নেবেন না। আপনার যিনি ড্রাইভ করছেন আপনার গাড়ি, আপনাকে যিনি ড্রাইভ করে স্টুডিওতে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি হয়তো রাইট উইং ইডিওলজিতে বিশ্বাস করেন, এবং তার কাছে কি আদৌ আপনার এই টকগুলো অ্যাপিল করে বা তাকে ছোঁয়ার কোনো দিন চেষ্টা আপনি করেছেন? देखिए, राइट विंग जो आइडियोलॉजी है वो एक आइडियोलॉजी है जिससे मैं एकदम उससे आई डोंट आइडेंटिफाई, क्योंकि ये लोग जो है बहुत हेट्रेड स्प्रेड करते हैं एक रिलीजन के ख़िलाफ़। एंड जर्मनी में भी आपने देखा होगा जब नाज़ी जर्मनी थी, सो दे हैड दिस होल जर्मन नाज़ी थिंग, और वो जूज़ को एकदम वो बना दिया था आउटसाइडर्स। द जूज़ वर द इनसाइडर्स। लेकिन एक थे जैसे आज एक बहुत विशिष्ट सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो एक्ट कर रहे हैं एज गोइबल्स। तो गोइबल्स थियोरी थी, वो बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड कर करके ताकि देश की जनता ये विश्वास करे कि हाँ यही सच्चाई है। हाँ, अनेक बार यू रिपीट अ लाई 1000 टाइम्स एंड बिकम्स द ट्रूथ। तो यही आइडियोलॉजी छिलो ওই সময় कि keep spreading rumors, keep spreading it multiple times so that people acknowledge it to be the truth. তো এই অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, বিকজ পিপল আর মেড টু বিলিভ দ্যাট দিস কমিউনিটি और दिस पीपल आर माइनॉरिटीज आर आउटसाइडर। तो এটা डिबेट चलছে, यू नो, आउटसाइडर इनसाइडर, और ये अदराइजेशन जो चल रहा है, अदरिंग। तो भाई यहीं के पैदाइश हुई है, यहीं पैदा हुए हैं, 4-5 जनरेशन्स के लोग यहीं पे दफनाए गए हैं। तो कहाँ जाएंगे? आप देख लीजिए, देश की आज़ादी के लिए सब कौम में ने इक्वली पार्ट लिया, हिस्सेदार बने, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं देश के लिए। तो अभी ये जो चल रहा है, गो टू पाकिस्तान, गो टू बांग्लादेश, गो टू चाइना, गो हियर दे गो दे, भाई क्यों जाएंगे? यही घर है, यही हिंदुस्तान है, यही देश है, यही मुल्क है, यहीं पे जो है पूर्वज यहीं पे दफनाए गए हैं। कौन होता है जो बोलेगा यहाँ जाओ या वहाँ जाओ? यही हमारा हिंदुस्तान है, जैसे सारा हिंदुस्तान। फैक्ट इज़ कि अगर मुझे अभी टिकट मिला है, इट इज़ एग्जाम्पल कि जो पार्टी है हर रिलीजन, हर कल्चर के लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी। दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट और वट एवर। আস্তে আস্তে সময়টা শেষ হয়ে আসছে। শায়েরিতেও আমরা দেখি যে একটা শায়েরি যখন চলে আস্তে আস্তে সেটা শেষের দিকে যায়। ফলে আমরা আস্তে আস্তে মানে গুটিয়ে নেব ইন্টারভিউটাকে, পরবর্তীকালে আরও ভালো কথা বলার জন্য আরও 2-1টা প্রশ্ন করেই আমরা আস্তে আস্তে আজকের মতো গুটিয়ে নেব। সেটা একটা দেখা যাচ্ছে যে এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে আপনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুখ, এবং দেখা যাচ্ছে যে যেটা একটা হিন্দু মানে তথাকথিত উগ্র সাম্প্রদায়িকতার একটা প্রচার ছিল যে মুসলমান মহিলা বলতেই সে বোরখা পরে বাড়ির ভেতর থাকবে, তার কোনো সামাজিক আইডেন্টিটি থাকবে না। কিন্তু আজকে দেখছি যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে জেএনইউ বা ভারতবর্ষের রাস্তায়ও গভীরভাবে মানে আদার ভয়েস, পৃথিবীর অর্ধেক আকাশের মধ্যে মুসলমান মহিলাদেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এই নতুন জাগরণটাকে কীভাবে দেখছেন? আর এই জাগরণটাকে হটিয়ে দেওয়ার জন্যই কি হিজাব ইস্যুটা এসে গেছে? देखिए, ये एक जो बीजेपी एक प्रोपागेंडा स्प्रेड करी है कि जो मुस्लिम औरतें हैं बहुत लाचार हैं, कमज़ोर हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जो हिजाब बैन जो चल रहा है, इतने सालों से बहनें जो है स्कूल गई हैं, हिजाब मैचिंग होता है दुपट्टा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं हुई है। तो अभी एकदम से मसला क्यों बन गया? ये पॉलिटिसाइज करा जा रहा है, ये इसको वेपन यूज़ करा जा रहा है। जैसे आप कोरोना काल में ये एक तबलीगी जमात को जिम्मेदार किया था, जबकि WHO ने क्लियरली बोला था कि यू कैन नॉट कम्युनलाइज अ पैंडमिक, क्लियरली। तो लेकिन पूरा पैंडमिक को कम्युनलाइज किया गया, और अभी भी जो है ये इसको कम्युनलाइज कर रहे हैं हिजाब को, ताकि एक कैंसल कल्चर स्टार्ट हो जाए। अब ताकि ये जो नीतियाँ बनाएंगे, अब ये क्लासरूम से शुरू होकर ये रोड तक चली आएगी। अब रोड कोई औरत खातून कोई बैंक भी जाएगी, बोलेंगे आपने हिजाब पहना हुआ है, यू कैन नॉट टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट। এটা কি गंभीर समस्या है? मतलब ऐसा सुना नहीं है। दिस इज़ वेरी अनडेमोक्रेटिक। आदमी का जमा पूंजी उसके बैंक में है, वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाह रही है। अब उसने स्कार्फ पहना हुआ है या हिजाब पहना हुआ है या हैबिट पहना हुआ है या टोपी पहनी हुई है, उससे आपसे क्या मतलब? शी इज़ अ प्राइवेट सिटीजन। वो तो निजे ड्रेसिंग जो जा किछु चाहे शी कैन वेयर।
तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और ये संविधान के ख़िलाफ़ है और इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। NRC CAA के लिए भी मैं बहुत लड़ाई करी हूँ पॉलिसी के काले कानून की तरफ, विच वॉज कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी। कलकत्ता से लेके दिल्ली मैंने हर प्लेटफॉर्म में अपनी आवाज़ उठाई है। आई वॉज विद द फार्मर्स ड्यूरिंग अ फार्मर्स प्रोटेस्ट, आई वॉज अगेंस्ट दिस NRC CAA बिल and this whole nonsense that is going on. ওকে, আমরা আস্তে আস্তে আমাদের অনুষ্ঠানকে শেষের দিকে নিয়ে যাব। NRC CAA বিল নিয়ে যখন আপনি আন্দোলনে ছিলেন তখন কোনো একটা ঘটনার কথা আমাদের একটু বলতে পারবেন, যে ঘটনাটা আপনাকে খুব মুভড করিয়েছিল, যে খুব অনুপ্রাণিত করিয়েছিল যে আমাকে এই লড়াইটা আরও লড়তে হবে, এরকম কোনো ঘটনার কথা যদি শেয়ার করেন। तो सबसे ज़्यादा मुझे मूव किया था कि नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ रोड पे आ गई थी, सारे कम्युनिटी के लोग NRC CAA की लड़ाई में ज़ोर से लड़ाई करा। मैंने खुद देखा जब मंडी हाउस से जंतर मंतर हम लोग दिल्ली में जो ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे कम्युनिटीज़ के लोग, युवा पीढ़ी ज़मीन पे उतर आई थी और हम लोग मार्च कर रहे थे और वो घंटों घंटों प्रोटेस्ट में थे। तो यही मुझे विश्वास हुआ कि यही इंडिया है, दिस इज़ ट्रू इंडिया, नॉट द मुस्लिम्स हु वर फाइटिंग। मेजॉरिटी हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई बहन ज़मीन पे उतर आए थे और उनको एकदम एक्सेप्ट नहीं हुआ था ये कानून कि वी कैन नॉट अलाउ दिस ओपन डिस्क्रिमिनेशन। तो माइनॉरिटीज़ अपने जगह कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे शामिल वो विरोध में मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी हुई थी और इस बात को मुझे बहुत टच किया एंड आई फेल्ट वेरी एम्पावर्ड दैट द कंट्री इज़ स्टैंडिंग बाय द माइनॉरिटीज़। এবার শেষ প্রশ্নের আগের প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমরা যদি ভারতবর্ষের দিকে আমরা এটা তাকাই, যদি দেখা যায় সেটা হচ্ছে মহিলাদের ডমিনেট করার ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত রাইট উইং ব্যাপার স্যাপার গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই হচ্ছে। একটা আপনার টকে দেখছিলাম আপনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল বোর্ডের যে ফতোয়াগুলো, যেখানে তারা তালিবানদের আশাকেও স্বাগত জানিয়েছেন একভাবে, এবং তালিবান জিন্দাবাদ বলতে হবে এই কথাও বলেছেন, তার ক্রিটিসাইজেশন করেছেন। তাহলে এই যে আপনার তথাকথিতভাবে আমরা এই যে আপনার কমিউনিটির সাথেও আপনার একজন যে কোনো এগিয়ে থাকা লোকের একটা লড়াই থাকে, এই লড়াইটা আপনাকে কিভাবে, এই লড়াইটা কতটা জটিল এবং এই লড়াইটা লড়তে গিয়ে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? देखिए, कट्टरपंथी हर जगह के हैं। अफ़गानिस्तान में भी तालिबान है, यहाँ पे भी एक तालिबान है, तो ये हर तरह के तालिबान के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। রাওয়া রেভলিউশনারি উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ আফগানিস্তান, তাদের কি কোনো যোগাযোগ হয় বা अफगानिस्तान महिलाদের? तो आई एम स्टैंडिंग बाय द विमेन ऑफ अफगानिस्तान। अगर कोई लेडी बोल रही है कि भाई मुझे हमें ऑस्ट्रेसाइज किया जा रहा है या मुझे हिजाब नहीं पहनना, उसके साथ, उस खातून के साथ भी मैं खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे अगर कोई खातून बोल रही है मुझे हिजाब पहनना, उसके साथ भी खड़ी हुई हूँ, बिकॉज शी इज़ एक्सरसाइजिंग हर एजेंसी। तो दोनों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो अफगानिस्तान में कह रहे नहीं, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई जॉब एंड आई डोंट वांट टू वेयर द हिजाब, उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। इंडिया में अगर कोई बोल रही है मुझे तालीम जो है, मेरी तालीम में रोक टोक हो रहा है क्योंकि ये मुझे बताया गया है आप चूज़ करो, या आप हिजाब पहनिए या तालीम, तो ये चॉइस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये कोशिश की जा रही है कि वो एजुकेशन स्ट्रीम से निकल जाए। तो अगर एजुकेशन स्ट्रीम से निकल जाएं तो माइनॉरिटीज़, आपको तो पता है, सच्चर कमेटी की बात करें, वो ऑलरेडी दे आर सो डिमोरलाइज एंड डिसइनफ्रेंचाइज, वो तो और भी डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे इफ़ दे आउट ऑफ द एजुकेशनल स्ट्रीम। এবার আমরা শেষ বলে কিছু হয় না, শেষ প্রশ্ন করে আজকের মতো শেষ করব। সাদাত হাসান মন্টো উর্দু সাহিত্যের এক দিগন্ত সৃষ্টিকারী গল্পকার, এর একটা গল্প আমার বেশ ভালো লাগে। তিনি কোনো একটা জায়গায় খেতে গেছেন, দেখছেন যে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার ছবিটা দেয়ালে ঝুলছে আর পাখাটা জিন্নার ছবিকে হাওয়া খাওয়াচ্ছে। তা উনি একটা রসিক লোক ছিলেন, যিনি দোকানদার, তাকে বললেন আচ্ছা এইটা হচ্ছে কেন, আমরা টাকা দিয়ে খাচ্ছি আর কায়েদে আজমের ছবি হাওয়া খাচ্ছে কেন? বলছে এটা বুঝছেন না, আপনি হাওয়া খেলেন কি হাওয়া খেলেন না সেটা আমাদের কাছে বিষয় নয়, কায়েদে আজমের ছবি, কায়েদে আজম একটা বিরাট লোক, ওর ছবিটা হাওয়া খাওয়াটা আমাদের কাছে বিষয়। ফলে আমাদের ভারতীয় রাজনীতিতে এখন দেখছি পারিবারিক সত্তাগুলো একটা বড় বিষয় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আপনার একটা পারিবারিক ঐতিহ্য আছে, হ্যাঁ, ডক্টর ফুয়াদ হালিম আছেন, বা তার আগে হাসিম আব্দুল হালিম, মাননীয়, হ্যাঁ হাসিম আব্দুল হালিম মাননীয় স্পিকার। তাহলে এই পারিবারিক রাজনীতিটাই কি আজকে ভারতবর্ষে একভাবে একটা সবচেয়ে বড় জায়গা অর্জন করে নিয়েছে? অর্থাৎ সেই যে কংগ্রেসি কালচারটা ছিল, মানে রাজার ছেলেই রাজা হবে,
আজকে দেখছি যে আমরা মানে সিনেমা আর্টিস্ট ছেলেও সিনেমা আর্টিস্টই হচ্ছেন, তাহলে কি এই পারিবারিক কালচারটাই আজকে ভারতীয় রাজনীতির শেষ কথা হয়ে উঠছে? देखिए आज के की राजा এটা তো আমি জানি না कि की राजा नॉय, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रगल का एक लेगेसी मिला है। यहाँ पे तो किसी को सीट नहीं कोई जीता, कोई सीट अगर जीत लेता तब पारिवारिक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में मान लेती, और एटा तो पार्टी डिसीजन, इट इज़ नॉट माई डिसीजन तो कि मुझे करना है, नॉर वॉज ए डॉक्टर फुआद हलीम डिसीजन। হ্যাঁ সেটা বলছি না, বলছি আপনার এগোনোর ক্ষেত্রে এই পারিবারিক ব্যাপারটা অনেক সুবিধে করে, যেটা গরিব মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়তো এই ব্যাপারটা সুবিধে করে না। हाँ तो वही है कि ये सबको लेके जाना होगा, और ये इट्स नॉट दिस थिंग, या देर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट देर इज़ अ लेगेसी, उसको आगे लेके जाना है। एक वो हर एक की बस की बात नहीं होती, वो अपने ऊपर भी डिपेंड करना है। और भी फैमिली मेम्बर्स हैं बट दे आर बिजी विद देयर लाइव्स, सम इज़ इन बिजनेस, सम इज़ इन सम अदर फील्ड, लेकिन हर कोई पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया। तो मैं जब कोलकाता आई थी आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, लेकिन मैंने इंटरेस्ट लिया कैंपेन्स पे, मैं बहुत एक्टिव थी। डॉक्टर फुआद हलीम 2011 में जो पहला इलेक्शन था बालीगंज, तो वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, सीखा मैंने पॉलिटिक्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया। फादर लॉ के साथ भी अनेक भालो रिलेशनशिप छिलो, तो उनसे भी मैंने बहुत सीखा। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फैमिली लेगेसी को आगे लेके जाएंगे या नहीं। तो एक बहुत एक ज़िम्मा होता है जो लेना होता है, वो आपके ऊपर होता है कि आप वो ज़िम्मा लेंगी या नहीं लेंगी। লাস্ট মানে প্রশ্নটা মাথায় এসছিল তো মানে লাস্ট বলে ফেলেছি আগে, তো ও প্রশ্নটা হট করে হারিয়ে গেছিল। কাশ্মীর ফাইলস দেখেছেন? नहीं अभी नहीं देखा, समय ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला, तो मैं कमेंट क्या करूँगी, अभी तो मैंने नहीं देखा जी। হ্যাঁ মানে জিতলে দেখবেন নাকি একদমই দেখবেন না? मैं देखूंगी आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि बनाया क्या है, सो दैट आई कैन क्रिटिसाइज। परसानिया আমি দেখেছি অনেক বছর আগে। তার মানে ভারতবর্ষের আসল পথ তো পারজানিয়ারই পথ। পারজানিয়া তো অনেক ভালো ফিল্ম ছিল। হ্যাঁ জি। তার মানে একটা অদ্ভুত আশাবাদের কথা বললেন, শতপুষ্প বিকশিত হওয়ার কথা বললেন, এবং পারজানিয়া ছবিটা কথা তিনি বললেন যেটা আমাদের সবার ভালো লাগে। এবং পারজানিয়া একটা জিনিস আমাদের শেখায় হয়তো, যে বিভেদের রাজনীতি নয়, আমাদের আকাশকে ছুঁতে হবে, পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে। সেই জায়গা থেকে আপনাকে অনন্ত ধন্যবাদ কথামুখের সাথে কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কথামুখের দর্শকদের কিছু বলবেন? Regarding what? The viewers, okay. ये मैं बताना चाह रही हूँ दर्शकों को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट दिया, और आगे भी मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी बालीगंज हल्के से। तो आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए, और थैंक यू सो मच।